जय हिंद। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर भूगोल का जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 मार्क्स का आता है। 2 मार्क्स का आता है। एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के सर्च करके। और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इस टाइप का होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट, सभी क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव और थ्योरी जो आपको सही समय पर उपलब्ध हो जाए। तो सुबह के सवेरे 5 साढ़े 5 बजे वीडियो अपलोड कराया जाता है और शाम 3 बजे के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दे बिना टाइम गवाते हुए। जियोग्राफी का जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्टिव करने के बाद ऑब्जेक्टिव भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो पूरा देखने के बाद, क्योंकि लास्ट में जो है सो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है और सभी के सभी जो है सो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि जल संकट क्या है। ये बिहार मॉडल क्वेश्चन है। बिहार मॉडल क्वेश्चन जो उठाया गया है कि जल संकट क्या है। तो जल एक संकट की उभर के सामने आया है हमारे नज़दीक बीच में। तो देख पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। तो परिभाषा पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद जो है आपको नॉर्मल भाषा में समझा देते हैं। तो मेरा विश्वास है कि आप लोग को जो सो हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और समझ में आता ही है। अभी तक ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं कमेंट किए हैं जिसका समझ में नहीं आया, क्योंकि हम आपको नॉर्मल भाषा में भी समझा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन कि उद्देश्य जनित जल को, उद्देश्य क्या है कि जनित जल को अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जानी जाती है। उद्देश्य जनित जल को जो है सो अनु उपलब्धता जल संकट के रूप में जानी जाती है। अतः जल संकट से अभिप्राय है, यानी कि जल संकट से क्या अभिप्राय है, तो उस स्थिति से है जब विभिन्न आवश्यकताओं की आपूर्ति, आवश्यकता मतलब समझ रहे होंगे, जितना चीज़ हम लोग को जरूरत होता है उसे क्या है, तो आवश्यकता है। तो जल ही जीवन है, आप लोग समझ सकते हैं कि सुबह से लेकर नाइट यानी कि रात तक जल के बिना अगर कोई भी ऐसा काम नहीं जो जल के बगैर हो सकता है। तो आवश्यकताओं का आपूर्ति के लिए यानी कि उसकी आपूर्ति के लिए जैसे पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होती है, नहीं होता है। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने के बावजूद भी, पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं नवीकरणीय होने के बावजूद जल दुर्लभता एक जटिल समस्या है। प्रायः जल की कमी, इसके अति शोषण, अति उपयोग एवं समाज के विविध वर्गों में जल के असमान वितरण जो है सो, वितरण मतलब होता है कोई भी चीज को बांटना कई भागों में, उत्पन्न होती है। स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी के पश्चात भारत में तीव्र गति से यानी कि तेजी से जो है सो औद्योगिकरण एवं औद्योगिकरण यानी कि फैक्ट्री और बहुत सारा लगाया गया और नगरीकरण का विकास हुआ और उद्योगों में यानी कि फैक्ट्री की वजह से जो है सो मृदु जल का दबाव बढ़ गया। तो ये था इसका। तो कहने का मतलब है कि जल संकट से बचाने के लिए जो है कुल जो है सो कोई भी चीज़ 100% होता है, 100% में जो है सो कुल जो है सो काफ़ी जो है सो जल एक तो बर्बाद किया जाता है, उसके बाद जो सिर्फ विश्व पूरा जल पर ही निर्भर रहता है। ऐसा कोई भी काम नहीं जो बगैर जल के किया जा सका। तो पता चलता है कि गंगा रिवर में या बड़े बड़े नदी में जो है सो फैक्ट्री का कूड़ा कचरा, सड़क का कूड़ा कचरा, घर का कूड़ा कचरा, ये सब से जो सो प्रदूषण होता है और ये सब जल संकट बना हुआ है हम लोग के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि खादर और बांगर मिट्टी में अंतर क्या है। मिट्टी में खादर और बांगर मिट्टी में अंतर क्या है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। तो खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ के मैदान के नवीन बारीक कणों वाली, बारीक कण कहने का मतलब है छोटा छोटा कण, मिट्टी की खादर मिट्टी कहते हैं। यह बिहार मॉडल क्वेश्चन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। खादर मिट्टी नदियों की बाढ़ के मैदान की नवीन बारीक कणों वाली मिट्टी है। जब वो बाढ़ आता है तो वो जो बाढ़ जाने के बाद जो मिट्टी बढ़ जाता है वही जो है सो नवीन बारीक कणों वाली कांप मिट्टी खादर मिट्टी कहते हैं। उसके बाद है बांगड़ मिट्टी। बांगड़ मिट्टी नदियों द्वारा जमा की गई पुरातन कांप मिट्टी को बांगड़ मिट्टी कहा जाता है। नदियों की मिट्टियों द्वारा जमा की गई, नदी जब पानी आता है उसे जो पानी बहकर वो जो मिट्टी बहा कर लाती है उसके द्वारा जो जमा की गई मिट्टी क्या कहता है, बांगर मिट्टी कहलाता है। और खादर मिट्टी कहलाता है कि ये जो बाढ़ आता है
मिट्टी, नदियों के बाढ़ के मैदान की नमी, यानी कि नदी से निकलकर पानी जो इधर उधर फैल जाता है गांव में या किसी तरफ, वो मिट्टी जो है सो उपजाऊ हो जाता है और काफ़ी यह खादर मिट्टी का ये उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं, तो आप लोग को ये पता होगा कि पर्यावरण में यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। जैसे कि आप लोग क्या इस जो वीडियो क्या चीज़ पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर। यूट्यूब चलने के लिए नेटवर्क होना चाहिए, नेट होना चाहिए, सिम होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल चार्ज होना चाहिए। ये सब क्या है, तो हमारी ज़रूरतों के अनुसार कपड़ा पहनने के लिए, चलने के लिए सड़क होना चाहिए, अच्छी खासी पानी होना चाहिए, अच्छा भोजन होना चाहिए। ये सब क्या, यानी कि हमारी ज़रूरतों के अनुसार मिलने वाला ही सुख सुविधा क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। ये नॉर्मल भाषा में हो गया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि मानव को मिलने वाली सुख सुविधा प्रकृति, तो संसाधन भी होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार, तो दो प्रकार का। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, क्या होता है, तो एक होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानव संसाधन। कौन होता है, दूसरा होता है मानव संसाधन। तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की नदियों प्रदूषण के कारण का वर्णन करें, यानी कि भारत की नदियां यानी कि अपना देश का जो नदी है प्रदूषण का कारण क्यों है, प्रदूषण क्यों हो रहा है नदियों में। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। नगरीकरण नगरीकरण स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि नगरीकरण के आज़ादी के बाद जो है सो भारत में तीव्र यानी कि तेजी से जो औद्योगिकरण एवं उद्योगों की जो है सो उद्योगों की वजह से मृत्यु जल पर दबाव बढ़ रहा है। शहरों में बढ़ती आबादी, शहर में सिटी में बढ़ती जनसंख्या और शहरी जीवन शैली के कारण जल एवं विद्युत की आवश्यकता में बहुत वृद्धि हुई है। बिजली की और जल की जो है मांग में वृद्धि हुई है। घरेलू एवं औद्योगिक अवशिष्टों, अवशिष्ट मतलब होता है कि जिस चीज़ को हम लोग को उपयोग में नहीं आता है, अब उसको फेंकना चाहिए, वो सब अवशिष्ट जो है सो सीधे नदी में गिराया जा रहा है। केवल कानपुर में जो है सो 180 चमड़े के कारखाने, कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो कानपुर में जो है सो 180 चमड़े फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर मल जल गंगा में विसर्जित करता है। सीवेज एवं जल मल से भारत का अधिकांश नदियां जो है सो प्रदूषित हो गई है। छोटी नदियां तो अत्यंत विषैली हो गई है। छोटी छोटी जो नदियां जिसमें पानी कम है वो विषैली हो गई है, क्योंकि अधिक उसमें जो है मल जल जाने से, कूड़ा कचरा जाने से। अतः बढ़ती जनसंख्या, कृषि का आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक प्रभाव हर दिन गहराता जा रहा है। उपरोक्त यानी कि इन सभी कारणों से भारत के नदियों, विशेषकर छोटी सरिताएं, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई है और बड़ी नदियां जैसे गंगा, यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण मानव जीवन खतरे में है। तो ये सब पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण भी क्या प्रकार का होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब पर ध्यान देना चाहिए। देखिए 180 क्या है, 180 चमड़े कारखाने जो है सो 58 लाख प्रतिदिन जो है सो मल जल गंगा में विसर्जित किया जा रहा है, गंगा में बह कर जा रहा है। तो ये सब जो है सो भारत की नदियां प्रदूषित का कारण था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि खनिज क्या है। तो खनिज क्या है, तो खनिज वे प्राकृतिक यौगिक है। खनिज वे प्राकृतिक यौगिक है। तो संसाधन कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल रिसोर्स, एक होता है नेचुरल रिसोर्स और एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। क्या होता है, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो खनिज वे प्राकृतिक यौगिक है जिनकी संरचना तथा संगठन एक समान होते हैं। क्या होता है, तो प्राकृतिक यौगिक वे जिनकी संरचना तथा संगठन यानी कि रख रखाव और उसका जो जगह सीमित हो। ये चट्टानों तथा अयस्कों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं खनिज, चट्टानों और अयस्कों में पाए जाते हैं। इनका उत्पत्ति जो है सो भूगर्भ यानी कि धरती के अंदर से होने वाली विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा हुई है। हीरा सबसे कठोर खनिज होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा
कठोर धातु है तो वो हीरा है, तथा ग्रेफाइट सबसे मुलायम होता है। ग्रेफाइट सबसे मुलायम होता है और हीरा सबसे कठोर होता है। तो ये हीरा चमकता किसके कारण है, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। खनिज जो धरती के अंदर से निकालने वाला, जैसे कि उदाहरण में अगर देखा जाए, उदाहरण का बात किया जाए तो तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, और लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या है, ये सब खनिज ही है जो धरती के अंदर से निकाला जाता है। आई होप समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ये बिहार मॉडल क्वेश्चन भी है और 2011, 16 और 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी के सभी जो हम सेट क्वेश्चन किए हैं, सभी क्वेश्चन जो 2-4 साल पूछा गया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। भारतीय कृषियों में, भारतीय कृषि कहने का मतलब है कि इंडियन किसानों में जो है, भारतीय किसानों में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहते हैं। भारतीय कृषियों में क्रांतिकारी विकास को ही हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है। नई प्रजातियों की फसल लगाकर, नई प्रजाति के नई किस्म के फसल लगाकर सिंचाई सुविधा, आधुनिक उपकरणों के प्रयोग एवं रासायनिक खाद उर्वरकों का जो है सो प्रयोग से भारतीय कृषि में सोना उत्पादन होने लगा है। भारतीय कृषि यानी कि भारतीय किसान अब सहारा नहीं बल्कि व्यवसाय बन गई है। कृषि में आई इस आमूलचूल उत्थान को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी कि किसानों के लिए जो सुविधा मिला है, जो छिड़काव के लिए रासायनिक उर्वरक, कृषि के लिए जो है सोना उत्पादन होने लगा है, और यह जो है आमूलचूल उत्पादन को जो है हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय को उल्लेख करें। यानी कि जल प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब हम लोग देखिए, ये मूर्ख आदमी नहीं सोच सकता है, हम लोग कहीं द्वारा ये सब सोचना होगा, शिक्षित व्यक्ति की तरह सोचना होगा। दुनिया को समझाने से अच्छा है कि आप खुद समझ जाइए और उस चीज़ को, रूल नियम को फॉलो करने लगे, उस रूल नियम पर चलने लगे। आपको देखकर शायद दुनिया सुधर जाए, ऐसा होता भी है। तो दुनिया को कितना समझाएंगे बुझाएंगे, इससे बढ़िया है कि जो यहाँ तक बने वहाँ तक समझाइए और खुद को अपने रूल नियम पर देखिए, क्योंकि दुनिया देखना शुरू करता है। कोई भी सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, नियम अगर लागू करता है तो कहता है कि पहले सरकार को करने दो, या आप लोग किसी भी गांव में कोई चलता है आगे तो कहता है उसको पहले आगे चलने दो, अगर सक्सेस होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। मतलब खतरा नहीं, यानी कि रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो जल प्रदूषण को नियंत्रित करने यानी कि कंट्रोल करने के उपाय इस प्रकार है। पहला है कि जल में वन्य पदार्थ न मिलाया जाए, यानी कि इनमें कूड़ा कचरा नहीं मिलाया जाए। जल में शव दाह के पश्चात, शव दाह यानी कि लाश को जो कुछ जलाते हैं, कुछ को ऐसी दफना देते, इसको नहीं दफनाया जाए। राख फूल आदि न प्रवाहित इसमें नहीं फेंका जाए। जल में साबुन का झाग, नलियों का मल जो नाला जाता है उसका जो कारा कुचरा कीचड़ जाता है वो न मिला दिया जाए। और जल में कल कारखानों के अवशेष पदार्थ जो मुक्तते, यानी कि बड़े बड़े शहर में जो फैक्ट्री है उसे निकलने वाला जो कचरा सब होता है वो नदी में जाता है, और जिससे जो है इस सब को रोकने से जो है जल प्रदूषण हम लोग रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है। कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 है। इसके बारे में पढ़ते हैं। कपास उत्पादन के लिए लावा निर्मित काली मिट्टी, पल्ला रहित मौसम, पल्ला रहित नहीं, ठंडा में पल्ला पड़ता है ठंड टाइप का मौसम, और तेज धूप एवं शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है कपास की खेती के लिए। कपास के लिए जो है लावा निर्मित काली मिट्टी होना चाहिए, लावा रहित मौसम होना चाहिए, तेज धूप एवं शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। ये सारी विशेषताएं महाराष्ट्र में पाई जाती है, जिसके कारण यह कपास की खेती के लिए नंबर 1 पर राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अतः यह कपास उत्पादन में प्रसिद्ध है। यहाँ का कपास उच्च कोटि एवं लंबे रेशे वाली होती है। यहाँ का कपास जो है उच्च कोटि यानी कि अच्छा टाइप का होता है, और लंबे रेशे वाली, रेशे मतलब लंबा धागा वाली होती है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि शुष्क कृषि एवं आर्द्र कृषि में अंतर स्पष्ट करें। शुष्क कृषि किसान और आर्द्र कृषि यानी कि खेतीबाड़ी कैसा है। तो शुष्क कृषि उन भागों में होती है जहां 5 सेंटीमीटर से कम, आर्द्र
कृषि आर्द्र कृषि विशेषकर उन भागों में होता है। शुष्क कृषि उन भागों में होती है जहाँ जो है 5 सेंटीमीटर से कम आर्द्र हो, और उन भागों में, और आर्द्र भूमि का बात किया जाए तो आर्द्र कृषि उन भागों में होती है जहाँ का औसत जो है 100 होती है, वो 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य यानी कि बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन निर्वाह यानी कि जीवन जीने के लिए कृषि से आप क्या समझते हैं, यानी कि जीवन को काटने यानी कि जीवन को निर्वाह करने के लिए, जीवन चलाने के लिए कृषि से आप क्या समझते हैं। तो इसकी कृषि उन देशों में की जाती है जहां कृषक अपने जीवन निर्वाह की लायक उत्पादन करता है, यानी कि अपना जीवन जीने के लिए जैसे कि खेती बाड़ी खाने के लिए अनाज उत्पन्न कर लेता है, उसे ही जीवन निर्वाह कहते हैं। जो जीवन इसमें व्यतीत यानी कि कट जाए। तो आई होप, ये विश्वास करते हैं कि आप लोग को सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसी के कारण आज इतना ही पे स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।